रहीम। आज हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जिसको समझना हर स्टूडेंट के लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो बायो एनर्जेटिक्स, बायो मीन्स लाइफ, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी, कैसे जानदारों के अंदर एनर्जी बनती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स के अंदर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे सिंथेसाइज होती है। सवाल तो पैदा होता है, अब प्लांट्स बेसिकली हम कहते हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कैसे। इसलिए मैं ये सवाल निशान लगाया है, मैं आपको ये अपने माइंड से अंदर रिपीट करें, रिवाइज करें कि कैसे। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होते हैं। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस जो लाइट के जरिए जो रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, कैसे होती है, सवाल पैदा होता है। दिस इज द क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस, अब एक और टर्म यूटिलाइज करते हैं, एक और टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो हम प्लास्टिड कहते हैं। तो प्लास्टिड की बेसिकली तीन कंपोजिशन है, तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट उसकी टाइप्स है, इसकी ये लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स के मेसोफिल सेल्स के अंदर। किस सेल्स के अंदर? मेसोफिल सेल्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की कंपोजिशन क्या होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है। सवाल तो पैदा होता है ना। कंपोजिशन क्या आता है, स्ट्रोमा बेसिकली फ्लूइड है, थैलाकोइड्स कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डायनामिक कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स, ह्यूमन है, ग्रेना। जब थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक चेन बना लेते हैं सीक्वेंस के साथ, लॉन्गेटेड, तो उसको बोलते हैं ग्रेना। अब हमने कंपोजिशन देख ली, स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे इनके अंदर क्या चीज मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है। सवाल तो पैदा होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं, आपने टर्म तो यूज कर ली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जो मोस्टली टर्म यूटिलाइज की जाती हैं वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके साथ एक्सेसरी ग्लैंड होता है जो कि कैरोटीनॉइड्स हैं। अब इसके अलग-अलग फंक्शन है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मोस्टली यूटिलाइज होती हैं, और कैरोटीनॉइड्स एक एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि जब लाइट एक्सेस हो जाए, जब लाइट बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है तो कैरोटीनॉइड्स को डिसिपेट कर देते हैं। अब इनके लिए, अब ये तो सारा स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है। अब इनके लिए कोई तो रॉ मटेरियल चाहिए, जो चीज़ इनको मिले और ये अपना काम करें। सपोज करें ये मशीनरी है, इसमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए जो हम आउटसाइड से प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने इस पूरे प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और लाइट। क्यों चाहिए, हमने ग्लूकोज बनाना है, एनर्जी बनानी है। सवाल क्या है, बायो एनर्जेटिक्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड कोई इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। लाइट की बात करें तो लाइट, जब हम लाइट की बात करते हैं तो हमारे ज़हन के अंदर एक माइंड में सवाल आता है, लाइट है, दिन के वक़्त तो लाइट आती है, रात के वक़्त तो लाइट नहीं होती। तो क्या रात के वक़्त पौधे कोई रिएक्शन नहीं करते हैं? क्या कोई प्रोसेस नहीं होता है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको, इसलिए सवाल पैदा होता है। तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP बन जाते हैं जो कि डार्क रिएक्शन करवाते हैं। इनके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। तो इसमें दो टाइप्स है, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन और फोटो फास्फोराइलेशन। ये थोड़ी डिटेल वाइज टॉपिक है। तो इसको एक जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि एक जी टाइप ये स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह। अब हम इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि इस चैप्टर के, जो कि प्लांट्स के अंदर यूटिलाइज की गई है। इनके अलावा और भी टर्म्स है, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ राइट नहीं कर पाया, यहाँ राइट नहीं कर सका। तो कंपनसेशन क्या है, इनहिबिशन क्या है, ये सारे टर्म्स क्या है, आपके माइंड के अंदर क्या सवाल पैदा हो रहा है। कंपनसेशन वो एक टाइम उसलिए यूज की जाती है जब, जैसे कि अब सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है, उस दौरान जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस इक्वल होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। इनहिबिशन वो होता है जिस टाइम, जब जो भी, जैसे कि जब सीड जर्मिनेट करने लगता है, ग्रो करता है, तो वो वाटर को अंदर डिफ्यूज कर लेता है और फूल जाता है। उस टाइम उसके लिए टाइम यूज करते हैं इनहिबिशन। टेंशन, टेंशन को, ये टेंशन थ्योरी आप इसका नाम आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। ट्रांसपायरेशन पुल भी होती है जो कि वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने के काम आती है। टेंशन बेसिकली कहते हैं खिंचाव को। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट मींस सेल वॉल टू सेल वॉल ऑफ cells. Symplasm means cytoplasm to cytoplasm. Vacuolar means vacuole to vacuole of the cells. The movement of water and minerals. NADH, FADH basically are coenzymes that help in the oxidation and reduction reaction. Pyridoxine, cytochrome, plastocyanin, plastoquinone, oxidation, reduction, porphyrin, and pyrogen. So all these terms that important, you must have to understand it. So ये था हमारे पास ये बायोएनर्जेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही एडेबल है। तो इसको समझना आपके लिए निहायत ही आसान है। बायोएनर्जेटिक्स। अब एनिमल्स के अंदर
रिस्पिरेशन का सवाल हमारे ज़हन में अंदर आता है। रिस्पिरेशन जैसे कि हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, साँस लेते हैं, साँस बाहर जाता है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ऑक्सीजन। साँस लेते हैं, गैसेज़ आती हैं और जाती हैं। अब इस तरह कोई और फंक्शन भी होते हैं जो एरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं और एरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं। जो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है वो हम अब मैकेनिज्म देखेंगे एक स्टेप बाय स्टेप, एक सीक्वेंस के साथ, एक सिमेट्री और एक ही स्टैमिना के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन इसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। लैक्टिक एसिड बनता है पायरुवेट एसिड से। ग्लाइकोलाइसिस टू पायरुवेट एसिड बनने के लिए कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पायरुवेट एसिड के बाद ये फंक्शन होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि एनारोबिक रिस्पिरेशन है। अब ये होते क्यों है जब मसल्स हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारे सेल्स पायरुवेट एसिड से लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये मुकम्मल रिएक्शन नहीं करते हैं, ये तकरीबन 2% रिएक्शन करते हैं। इस तरह यीस्ट सेल है, इसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और इसके साथ ही हम देखते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर होता है, सेल के स्टोमा के अंदर इंटर होता है। जो सेल के अंदर इंटर होता है, ग्लूकोज उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ब्रेक डाउन होती है। पहले इसमें तकरीबन 6 फेज़ है, आई होप सो शायद 9 प्रिपरेटरी फेज़ है और ऑक्सीडेटिव फेज़ है। जैसे कि अब जैसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज 1 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 to 1,6 phosphate, then phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone converted to pyruvic acid. Then pyruvic acid enter into Krebs cycle. Krebs was scientist that discovered this cycle and also coined name as citric acid cycle. Yes, isocitrate, citrate, fumarate, oxaloacetate, number of reactions happen that it will convert comes into the electron transport chain. In electron transport chain, चेन चलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें कोई इंसान काम करते हैं NADP और FADH। इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं ये लैकोसियानिन और लेटोसियानिन और लैकोक्वानिन में इंटर करके आगे पैराडॉक्सिन होती है और आगे इंटर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, जो कि वाटर से हाइड्रोजन आता है, यूटिलाइज करके आगे अपना काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आगे एटीपी बन जाती है। एटीपी बेसिकली एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। वन फास्फेट होता है, एक कंप्लीट फास्फेट ग्रुप होता है। जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर स्टोर हो जाती है। तो अगर हम इसके टर्मिनल तीसरे फास्फेट को ब्रेक करें तो 7.73 किलो कैलोरी, सॉरी 7.3 approximately energy will release kilocalories. So this was interesting introduction. Second introduction.